दोस्तों सोचिए, हिंद महासागर की वही लहरें जहां कभी भारतीय नौसेना के विमान भारत की सीमाओं की रक्षा करते थे, आज उन्हीं आसमानों में तुर्की के घातक ड्रोन उड़ रहे हैं। वो देश मालदीव, जिसे भारत ने महामारी के समय ऑक्सीजन दी, जिसे पानी, दवाइयां और तकनीक से बचाया, आज वही देश भारत की पीठ में छुरा घोंप रहा है। मालदीव के नीले आसमान में अब भारत के डोर्नियर निगरानी विमान नहीं, बल्कि तुर्की के TB2 ड्रोन मंडरा रहे हैं। ये सिर्फ एक सौदा नहीं, यह विश्वास का अंत है। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कभी श्रीलंका को बचाया, कभी नेपाल को सहारा दिया, कभी मालदीव को ऑक्सीजन भेजी, लेकिन हर बार नतीजा वही, जिसे बचाया उसी ने काटा। और अब वही कहानी दोहराई जा रही है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत की दोस्ती नहीं, तुर्की के सौदे पर भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने खुलेआम भारत के प्रस्ताव को ठुकराया, वो भी उस डोर्नियर ऑफर को जो भारत ने उन्हें लगभग मुफ्त में एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में दिया था। पर अब मोइजू ने कहा नो थैंक यू, और उसी वक्त साइन कर दिया तुर्की से डील, जहां से 2 घातक बैराक्टार TB2 ड्रोन मालदीव के लिए भेजे जा चुके हैं। ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, ये भारत की विदेश नीति के सामने एक कटु परीक्षा है। वो नीति जो पड़ोसी पहले के नाम से चली थी, अब सवालों के घेरे में है। मालदीव के अखबार अदादू की रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है, उसने हिंद महासागर की राजनीति में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की से भेजी गई बैराक्टार TB2 नामक उन्नत ड्रोन की 2 खेपें हाल ही में गर्ण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी हैं। करीब $90 मिलियन की यह डील सिर्फ रक्षा खरीद नहीं, बल्कि एक गहरी रणनीति का हिस्सा लगती है। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स अब वहीं एक नया ड्रोन ऑपरेशन सेंटर बना रही है, जहां इन ड्रोनों से निगरानी, प्रशिक्षण और संभावित टारगेट मॉनिटरिंग की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन असली बात यह है, ये वही गन एयरपोर्ट है जो कभी ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का बेस हुआ करता था। 1965 में मालदीव की आजादी के बाद यह प्रतीक बना था स्वतंत्रता का, और आज वही एयरबेस किसी और के नियंत्रण की छाया में जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मालदीव सरकार के अधिकारी इस पूरे सौदे पर पूर्ण चुप्पी साधे हुए हैं। अदादू की रिपोर्ट के अनुसार डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता से लेकर सुरक्षा सलाहकार तक किसी ने एक भी शब्द नहीं बोला। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये सिर्फ एक ड्रोन डील नहीं, बल्कि एक बहुराष्ट्रीय रणनीतिक प्लान है। एक ऐसा प्लान जिसमें मालदीव, तुर्की, पाकिस्तान और चीन चारों एक ही थ्रेड से जुड़े हैं। मकसद साफ है, हिंद महासागर के बीचों बीच भारत के नजदीक एक ऐसा नया निगरानी ठिकाना तैयार किया जा रहा है, जहां से भारतीय नौसेना की हर हलचल पर नजर रखी जा सके। ये सिर्फ ड्रोन की तैनाती नहीं, बल्कि भारत के चारों ओर एक स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस रिंग बिछाने की शुरुआत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव के इस नए अड्डे को बनाने के लिए चीन और तुर्की पैसा ऐसे बहा रहे हैं जैसे पानी, और पाकिस्तान पर्दे के पीछे हथियारों की सप्लाई लाइन संभाल रहा है। अब सोचिए, कुछ ही दिन पहले भारत ने मालदीव को रक्षा सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन राष्ट्रपति मोइजू ने उसे ठुकरा दिया। यानी साफ है, भारत से दूरी, भारत के दुश्मनों से नजदीकी। इस फैसले ने मालदीव के अंदर ही राजनीतिक भूचाल ला दिया है। विपक्ष खुलकर सवाल पूछ रहा है, जब देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, लोग बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं, तो सरकार को करोड़ों डॉलर खर्च करके तुर्की के महंगे ड्रोन खरीदने की इतनी जल्दी क्यों थी? और बड़ा सवाल, ये ड्रोन आखिर किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे? क्योंकि सच्चाई ये है, मालदीव की पूरी सेना में बस 4 से 4,500 सैनिक हैं। न उनके पास कोई टैंक है, न कोई फाइटर जेट। तो फिर इतना भारी भरकम हथियार क्यों? जवाब साफ है, मकसद भारत पर रणनीतिक दबाव बनाना है। विडंबना देखिए, यही मालदीव है जिसे हर संकट की घड़ी में भारत ने सबसे पहले मदद दी थी। कभी पानी के संकट में, कभी प्राकृतिक आपदा में। लेकिन आज वही देश भारत की सीमाओं के खिलाफ एक नई रणनीति का मोहरा बन रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ ड्रोन बेचने या खरीदने की बात नहीं है। असल खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है। दरअसल दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा एक रहस्यमय दौरे पर मालदीव पहुंचे। वो सीधे राष्ट्रपति मोइजू और उनकी डिफेंस टीम से मिले, और मीटिंग का विषय था सैन्य सहयोग। अब सोचिए, तुर्की के ड्रोन, चीन का पैसा और अब पाकिस्तान के जनरल का दौरा। क्या ये सब महज इत्तेफाक है, या हिंद महासागर में कुछ बड़ा पकड़ा है? रक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट साफ कहती है, अगर ये 3 देश, पाकिस्तान, तुर्की और मालदीव एक साथ कोई रणनीतिक चाल चलते हैं, तो 2040 तक ये भारत के सामने सबसे बड़ी समुद्री चुनौती बन सकते हैं। यानी मालदीव अब सिर्फ एक छोटा पर्यटन स्वर्ग नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक वॉर हब में बदल रहा है, जहां भारत के विरोधी अपनी नई बिसात बिछा रहे हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है, जो देश गले गले तक कर्ज में डूबा है, जिसकी अर्थव्यवस्था सांस लेने को तरस रही है, वो अचानक इतने महंगे ड्रोन, इतने महंगे हथियार खरीद कैसे रहा है? आंकड़े खुद सब कुछ कह देते हैं। मार्च 2025 तक मालदीव पर $8.2 बिलियन का कर्ज है, जिसमें से $3.4 बिलियन तो सिर्फ बाहरी कर्ज है, और वो भी चीन और भारत से। सिर्फ 2025 से 26 में उन्हें $1.6 बिलियन की किस्तें चुकानी है। तो सवाल ये उठता है, जब जेब खाली है, तो ये पैसा आ कहां से रहा है? क्या कोई तीसरा देश इन हथियारों की फंडिंग कर रहा है? क्या कोई छिपा सौदा हुआ है जो अभी सामने नहीं आया? और सबसे कड़वा सच भारत के लिए यही है, भारत ने मालदीव को $750 मिलियन की मदद दी। सैन्य उपकरण, डोर्नियर विमान, यहाँ तक कि हमारे पायलट वहां उनकी ट्रेनिंग के लिए तैनात रहे। लेकिन राष्ट्रपति मोइजू ने एक पल में सब भूलकर सीधे तुर्की और पाकिस्तान की गोद में जा बैठे। मालदीव की ये कहानी अब और गहरी मोड़ ले चुकी है। विपक्ष के एक नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद वहीद का खुलासा चौंकाने वाला है। मामला सिर्फ TB2 ड्रोन तक सीमित नहीं रहा। उनके मुताबिक खरीदारी का मूल्य $1490 मिलियन से ऊपर है, और पैकेज में तुर्की का बड़ा और ज्यादा खतरनाक ड्रोन अकिंजी भी शामिल है। अकिंजी TB2 का बड़ा भाई है, ऊंचाई पर उड़ने वाला, भारी मिसाइलें लेकर चलने में सक्षम और ज्यादा लंबी रेंज वाला प्लेटफॉर्म। सोचिए, एक छोटे से द्वीप राष्ट्र के पास अब ऐसे उपकरण आ रहे हैं जो सैन्य संतुलन को पलट सकते हैं।
स्थानीय अखबार अदादू की रिपोर्ट कहती है कि इन ड्रोन के साथ साथ 2-3 कंटेनरों में भरे हुए रक्षा उपकरण भी आए हैं। यानी यह सिर्फ शोकेस नहीं, असली क्षमता है। और यही बात हर भारतीय के मन में एक कड़वा सवाल छोड़ जाती है, क्या हम ऐसे पड़ोसियों पर अपना पैसा और संसाधन बरसाते रहें जो साफ साफ हमारे विरोधियों की तरफ झुकते दिखते हैं? जब हमारा पैसा उनकी तरक्की और सुरक्षा के काम आता है और वे उसी मदद को पलटकर दूसरों से हथियार लेते हैं, तो क्या वह मदद बेवकूफी नहीं बन जाती? ये सवाल भावनात्मक ही नहीं, रणनीतिक हैं, क्योंकि हिंद महासागर में हर नया हथियार, हर नया बेस हमारी सुरक्षा रेखा को छेदता है। और जैसे ही मालदीव की कहानी गर्म हो रही थी, दूसरी बड़ी खबर चीन से आई। और ये कोई सामान्य वीडियो नहीं है। चीन ने अभी जो क्लिप जारी की है, उसमें हवा में उड़ता एक ऐसा प्लेन दिखता है जैसे किसी फिल्म का एलियन शिप सीन। ये है J-26 कॉलिंग कार्ड, दुनिया का पहला माना जा रहा 6th जनरेशन फाइटर। वहां से पहले जो फुटेज आई थी, उसने अमेरिका और भारत दोनों को हिलाकर रखा था, क्योंकि यह पहली बार था जब फाइटर टेक्नोलॉजी में ऐसा सन्नाटा टूटा। पर मजेदार बात यह है कि उसके बाद J-26 गायब हो गया। महीनों तक कोई नई क्लिप नहीं आई, कोई आधिकारिक बात नहीं, और अचानक अब चीन ने इसे फिर से दिखा दिया। वीडियो में एक और पारंपरिक J-20 है और दूसरी ओर ये J-26, जिसे चीन ने कोड नेम दिया है रेड एम्परर, लाल बादशाह। चीन ने यह वीडियो यूं ही नहीं छोड़ी। जो अब दिखा है वो पहली फ्लाइट से बिल्कुल अलग है, और इस बार बदलाव इतने सार्थक हैं कि उसे अपग्रेडेड कहना कम लगेगा। कुछ महीनों में ही चीनी इंजीनियरों ने डिजाइन की खामियों को पकड़ा, सुधार किया और फिर उसे दोबारा हवा में भेजकर टेस्ट कर लिया, इस बार क्लीनली और कॉन्फिडेंटली। सबसे पहला चौंकाने वाला फैक्टर इसका कॉकपिट। यहाँ पायलट पारंपरिक फॉर्म में नहीं बैठे, आगे आगे एक के पीछे वाला नहीं, बल्कि साइड बाय साइड। हाँ, बिल्कुल वैसे जैसे किसी पैसेंजर प्लेन में होता है। ये सिर्फ स्टाइल नहीं, पीछे से बड़े इंजनों के लिए जगह देने की ठोस वजह है। अब असली क्रेज, ये जहाज 3 इंजन वाला है। सोचो, आम लड़ाकू विमान 2 इंजन पर चलते हैं, ये प्लेन 3। नतीजा, चीन का दावा है कि स्पीड मैक 3 के करीब जा सकती है, यानी ध्वनि की 3 गुना। अगर वैसा हुआ तो एयर स्पेस की रेस में ये बड़ा गेम चेंजर होगा। हथियारों का सेटअप भी परंपरा से अलग है। इस मशीन पर बाहर हार्ड पॉइंट्स नहीं दिख रहे, यानी बाहरी पायलन्स पर मिसाइलें लटकाने का ऑप्शन नहीं। इसके बजाय इसमें केवल 2 इंटरनल वेपन्स बे दिए गए हैं, यानी हथियार अंदर छिपे रहेंगे और जरूरत पर निकलकर हमला करेंगे। ये तरीका स्टील्थ और रडार अवेलेबिलिटी के लिहाज से स्मार्ट है। हमला भी करोगे और निशान भी कम छोड़ोगे। पर ध्यान रहे, F-35 जैसे मंच भी अंदर की बर्थ इस्तेमाल करते हैं, पर वे बाहरी पेलोड ऑप्शन भी देते हैं। यह चीनी लाल बादशाह फिलहाल केवल अंदर ही हथियार ले जाने पर मोहर लगा रहा है। अब बात करते हैं इस चीनी एयरक्राफ्ट के रडार और रेंज की। यहाँ है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, जो आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से आम है। इलेक्ट्रो ऑप्टिक टारगेट सिस्टम भी है, कुछ नया नहीं, यह हमारे राफेल में भी है। लेकिन असली खेल इसकी फ्लाइट रेंज में है। 3 इंजन होने के बावजूद चीन का दावा है कि इसकी रेंज F-35 के मुकाबले 2.5 गुना और F-22 रैप्टर के मुकाबले डबल होगी। और ये कैसे? इंजन स्विचिंग टेक्नोलॉजी की वजह से। जब विमान कोई ऑपरेशन या पेट्रोलिंग कर रहा हो और लड़ाई में नहीं है, तो ये सिर्फ बीच वाला इंजन चालू रखेगा और साइड वाले 2 इंजन बंद कर देगा। इससे ईंधन की खपत कम होगी, रफ्तार संतुलित रहेगी और लंबी दूरी तय करना आसान होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये विमान कितना स्टील्थ और ऑपरेशनली खतरनाक होगा? अभी तक जो जानकारियां हैं वे केवल चीन के दावे हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने वीडियो फुटेज वेरीफाई किया है, इसलिए बेसिक फीचर्स पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन कौन सी मिसाइलें लगेगी, असली लड़ाई में कितना प्रभावी होगा, अभी इसकी पुष्टि किसी विश्वसनीय सोर्स से नहीं हुई। यही वजह है कि इस पर सवाल और शक दोनों बने हुए हैं। तो आपका क्या ख्याल है? क्या चीन ने वाकई एक गेम चेंजर विमान बनाया है या यह सिर्फ दिखावा है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें।